बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रवों का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित कई टॉपिकों के बारे में बता चुके हैं। जैसे कि आदर्श द्रव किसे कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं, वेग प्रवणता क्या होती है, द्रव का क्रांतिक वेग किसे कहते हैं, द्रव की श्यानता क्या कहलाती है, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है। ऐसे टॉपिकों के बारे में हम इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह है अविरतता का सिद्धांत अथवा द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण। तो इसका सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई असंपीड़ तथा आश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा होता है या प्रवाहित हो रहा होता है, तब नली के प्रत्येक स्थान पर द्रव के वेग एवं नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल नियतांक होता है। यही अविरतता का सिद्धांत कहलाता है। कहने का मतलब नली में जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उस द्रव का वेग और उस नली के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उनका गुणनफल जो है नियतांक होता है। यही अविरतता का सिद्धांत कहलाता है। तो यदि नली के भीतर प्रवाहित द्रव का जो वेग है वह v हो और क्षेत्रफल a हो तो उस दशा में a क्रॉस b बराबर नियतांक, यही जो है अविरतता का सिद्धांत कहलाता है। उपपत्ति इसके लिए एक नली बना लेते हैं, एक धारा रेखीय नली, जैसे कि ये चित्र में हम आपको बना के दिखा रहे हैं। इस धारा रेखीय नली में नली का एक सिरा x है, दूसरा सिरा y है और इस नली में द्रव जो है एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। नली के x सिरे पर नली के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A1 है और दूसरे सिरे पर क्षेत्रफल A2 है। x सिरे पर जो द्रव का वेग है वह v1 है और y सिरे पर जो द्रव का वेग है वह v2 है। हम मान लेते हैं कि माना XY जो है एक धारा रेखीय नली है और इस धारा रेखीय नली के x सिरे का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A1 है और y सिरे का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A2 है। कोई असंपीड़ तथा आश्यान द्रव इस धारा रेखीय नली में x सिरे से y सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है। मान लेते हैं कि x सिरे पर जो द्रव का वेग है वह v1 है और y सिरे पर जो द्रव का वेग है वो v2 है। जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व जो है वह रो है। ये सब हम मान लेते हैं। अब आगे एक सेकंड में नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, सबसे पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं, तब द्रव का आयतन
बराबर आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल A1 गुणे दूरी B1। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऐसे, चूँकि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय और बराबर दूरी बटे 1 सेकंड, 1 सेकंड और यह बराबर होगा दूरी। अगर यहाँ पर यह बात है कि 1 सेकंड में नली के एक सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन तो बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी। यहाँ पर वैसे तो x सिरे पर वेग जो है वह B1 है, y सिरे पर वेग जो है वह B2 है, लेकिन यहाँ पर हम लिखे हैं कि आयतन बराबर A1 गुणे B1 और B1 यहाँ पर क्या है, दूरी के बराबर है। क्यों? क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय और बराबर दूरी बटा, चूँकि 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो दूरी बटा 1 सेकंड और बराबर दूरी, कहने मतलब वेग जो है वह दूरी के बराबर है। फिर आगे लिखेंगे, अतः 1 सेकंड में नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। आयतन अभी यहाँ पर हमने आपको बताया A1 गुणे B1 है। यदि इस नली में प्रवाहित होने वाला जो द्रव है उसका घनत्व रो है तो घनत्व की जगह पर रो हो जाएगा, आयतन की जगह पर A1 गुणे B1 हो जाएगा, तो हो जाएगा A1 गुणे B1 गुणे रो। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, हमने आपको बताया कि हम मान लेते हैं, माना किसी धारा रेखीय नली x y के x सिरे का जो क्षेत्रफल है वह A1 है, y सिरे का जो क्षेत्रफल है वह A2 है। द्रव जो है x सिरे से y सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है जिसका कि घनत्व रो है और x सिरे पर उस द्रव का वेग जो है वह B1 है और y सिरे पर जो द्रव का वेग है वह B2 है। ऐसी दशा में 1 सेकंड में नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर होगा A1 गुणे B1। और वैसे तो आयतन की जगह बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा A1 गुणे B1 और B1 क्यों लिखा? क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय और बराबर दूरी बटा, चूँकि 1 सेकंड की बात है तो 1 सेकंड, और जब 1 सेकंड से भाग करेंगे तो वेग जो है वह दूरी के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा आयतन बराबर A1 गुणे B1। अतः 1 सेकंड में नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान या बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन की जगह पर A1 गुणे B1 गुणे रो, समीकरण 1। कहने का मतलब x सिरे से 1 सेकंड में नली के x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का जो द्रव्यमान है वो A1 गुणे B1 गुणे रो। ठीक इसी प्रकार से नली के y सिरे से निकलने वाले 1 सेकंड में नली के y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है ठीक इसी तरह से क्या होगा, A2 गुणे B2 गुणे रो। और रो इसलिए क्योंकि जो द्रव यहाँ x सिरे पर प्रवेश कर रहा है वही y सिरे से बाहर निकल रहा है, तो द्रव का घनत्व वही होगा। और y सिरे पर जो क्षेत्रफल है A2 है और वेग जो है वो B2 है। तो इसके आगे बढ़ाते हैं।
आगे लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे कि इसी प्रकार एक सेकंड में नली के वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जहाँ A1 है वहाँ पर हो जाएगा A2 गुणे B2 गुणे रो, और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, अविरतता के सिद्धांत के अनुसार यक्ष सिरे पर 1 सेकंड में नली के यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है वह बराबर होगा 1 सेकंड में नली के वाई सिरे से निकलने वाले द्रव के द्रव्यमान के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अविरतता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो मान रख लेते हैं यक्ष सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है वह है A1 गुणे B1 गुणे रो, और ठीक इसी तरह से वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है वह A2 गुणे B2 गुणे रो। यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले वाई सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान जो है वह अविरतता के सिद्धांत के अनुसार बराबर होगा। तो हो जाएगा अथवा A1 गुणे B1 गुणे रो और बराबर A2 गुणे B2 गुणे रो, अथवा इसको लिख सकते हैं दोनों ओर जो रो है घनत्व तो वह समान होने के कारण कैंसिल हो जाएगा अथवा A1 गुणे B1 और बराबर A2 गुणे B2, और ये हो जाएगा अथवा A क्रॉस B बराबर नियतांक, A क्रॉस B बराबर नियतांक। यही जो है द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण है। लिखेंगे कि यही द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण है। ठीक, तो यही है अविरतता का सिद्धांत। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि नली में प्रवेश करने वाले जो आस्यान या संपीड़ित द्रव हैं उस द्रव का वेग और नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो गुणनफल है
वह नियतांक होता है। यही अविरतता का सिद्धांत कहलाता है और यही जो है द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण है। तो ये है अविरतता का सिद्धांत अथवा द्रवों के अविरत प्रवाह की समीकरण है। अब इसी के आगे अगला टॉपिक देखते हैं। इसी से संबंधित इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वह है बहते हुए द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं। बहते हुए द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं, विभिन्न ऊर्जाएं। तो होता क्या है कि किसी बहते हुए द्रव में निम्न 3 प्रकार की ऊर्जाएं जो हैं वह होती हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी बहते हुए द्रव में निम्न 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जब कोई भी द्रव जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा होता है तो उस दशा में उस बहते हुए द्रव में निम्न 3 प्रकार की ऊर्जाएं जो है वह होती हैं, जिनमें से पहला है नंबर 1 दाब ऊर्जा। द्रव की दाब ऊर्जा, तो होता क्या है कि द्रव में यह ऊर्जा उसके द्वारा डाले गए दाब के कारण होती है। द्रव की दाब ऊर्जा जो है, द्रव में यह ऊर्जा जो है उस द्रव द्वारा डाले गए दाब के कारण होती हैं। यदि किसी द्रव के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर P दाब पड़ रहा हो तब इस दाब के कारण द्रव द्वारा चली गई दूरी स्मॉल l हो तब द्रव की दाब ऊर्जा, तब लिखेंगे द्रव की दाब ऊर्जा, द्रव की दाब ऊर्जा बराबर दाब P द्वारा द्रव पर कृत कार्य, दाब P द्वारा द्रव पर कृत कार्य। दाब ऊर्जा जो है वह दाब P द्वारा द्रव पर कृत कार्य के बराबर होगी और कृत कार्य जो है वह बल गुणे दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर बल गुणे दूरी, और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल अथवा बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जहाँ पर ये बल है यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल और गुणे दूरी। यदि दाब जो है, जैसे मैंने कहा ही अभी यहीं कि दाब P है, क्षेत्रफल अगर कैपिटल A है और उस दाब P को डालने पर अगर द्रव द्वारा चली गई दूरी जो है स्मॉल l है तो उस दशा में क्या हो जाएगा, हो जाएगा P गुणे A गुणे स्मॉल l A। परंतु A गुणे l जो है वह विस्थापित हुए द्रव का आयतन है। यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु A इंटू यल बराबर A गुणे यल बराबर विस्थापित हुए द्रव का आयतन, विस्थापित हुए
द्रव का आयतन। तो अतः Al आयतन द्रव की दाब ऊर्जा, अतः Al आयतन द्रव की दाब ऊर्जा, द्रव की दाब ऊर्जा बराबर हो जाएगा P गुणे Al। द्रव की दाब ऊर्जा P गुणे Al। इसलिए द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, यहीं पे लिख लेते हैं कि इसलिए द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा यह बराबर होगा P गुणे A गुणे L, P गुणे A गुणे L। और एकांक आयतन चूँकि A इंटू L जो है वह द्रव का आयतन कहलाता है, तो अगर एकांक की बात है तो A इंटू L से A भाग होगा तो बराबर हो जाएगा P, बराबर हो जाएगा P। इस प्रकार द्रव के एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है द्रव दाब के बराबर होगी। अतः कह सकते हैं कि द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा जो है वह द्रव दाब P के बराबर होती है। तो ये है द्रव की दाब ऊर्जा। अब आगे इसी में जो दूसरी प्रकार की ऊर्जा होती है वह है द्रव की गतिज ऊर्जा। तो पहले लिख लेंगे इस टॉपिक को हेडिंग के रूप में, द्रव की गतिज ऊर्जा। नंबर 2, द्रव की गतिज ऊर्जा। तो द्रव की यह ऊर्जा जो है द्रव कणों के वेग के कारण होती है। द्रव की लिख लेंगे ऐसे कि द्रव की यह ऊर्जा जो है वह द्रव कणों के वेग के कारण होती है। यदि यम द्रव्यमान व, लिखेंगे कि यदि यम द्रव्यमान व V कैपिटल लेटर में V आयतन, B आयतन का द्रव स्मॉल b का द्रव स्मॉल b वेग से प्रवाहित हो रहा हो, वेग से प्रवाहित हो रहा हो, तब उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। इसलिए द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा लिखेंगे, इसलिए द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा बराबर द्रव की कुल गतिज ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा द्रव की कुल गतिज ऊर्जा और पूरे के बटे आयतन। ये बराबर हो जाएगा कुल गतिज ऊर्जा 1/2 mv², तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 mv² और बटे v बराबर 1/2 ब्रैकेट में m/v इंटू
वी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान बटे आयतन जो है वह घनत्व के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बराबर 1/2 रो बी स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे कि चूँकि घनत्व रो बराबर द्रव्यमान यम बटे आयतन V, चूँकि घनत्व रो बराबर जो है वह द्रव्यमान बटे आयतन B के बराबर होता है, इस वजह से m/b की जगह पर हमने क्या लिखा, रो। तो द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का जो सूत्र यहाँ पर प्राप्त हुआ वह 1/2 रो बी स्क्वायर। इसके पहले द्रव की जो दाब ऊर्जा थी, तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा जो हमें प्राप्त हुई थी वह P, द्रव दाब P के बराबर प्राप्त हुई थी। यहाँ पर द्रव के एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है वह 1/2 रो बी स्क्वायर। तो ये था द्रव की गतिज ऊर्जा। अब इसका जो तीसरा प्रकार है, बहते हुए द्रव की जो विभिन्न ऊर्जाएं हैं उनमें से जो तीसरा प्रकार है वह है द्रव की स्थितिज ऊर्जा। नंबर 3, द्रव की स्थितिज ऊर्जा। तो होता क्या है कि ये जो द्रव की स्थितिज ऊर्जा है, द्रव में यह ऊर्जा उसकी स्थिति अथवा पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण होती है। जो द्रव की यह स्थितिज ऊर्जा है, द्रव की यह ऊर्जा जो है उसकी स्थिति तथा उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण होती है। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि यदि किसी द्रव का यम द्रव्यमान, यदि किसी द्रव का यम द्रव्यमान पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई, पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर हो, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। अतः द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव की कुल स्थितिज ऊर्जा और पूरे का बट्टे आयतन ते बराबर हो जाएगा। कुल स्थितिज ऊर्जा जो है वह mgh होगी, जैसे कि ये हमने लिखा है आपके सामने। कुल उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, तो यहाँ पर द्रव की कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh और बटे v। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m/b इंटू gh, तो बराबर हो जाएगा रो gh। यहाँ भी आप लिख सकते हो कि चूँकि घनत्व रो बराबर m/v, घनत्व रो बराबर
द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो ये है द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, जो कि हमें प्राप्त हुआ ρg(h). तो हमने कहा कि जो द्रव की स्थितिज ऊर्जा है, द्रव में यह ऊर्जा उसकी स्थिति तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण होती है। यदि किसी द्रव में यदि कोई द्रव, या चाहे कह लें कि यदि किसी द्रव का यम द्रव्यमान पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। इसलिए द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव की कुल स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन बराबर mgh बटे b और बराबर m/b/gh और बराबर ρgh। यही ρgh जो है द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। तो इस तरह से ये हुआ द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं जो हैं, जैसे कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है, और द्रव की जो विभिन्न ऊर्जाएं होती हैं, जैसे कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन सब के बारे में बताया है। जैसे भी बताए हैं उन्हें आप ध्यान से सुने, समझें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।